हेलो एवरीवन। तो आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इसके पहले के जो मैंने 25 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर बोला गया है मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से गलत स्टेटमेंट को आपको मार्क करना है। पहला स्टेटमेंट है द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ अ शार्प पीक सुपर इम्पोज्ड ऑन द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। देखो, दो तरह की जो हैं एक्सरेज होती हैं, कंटिन्यूस और एक करेक्टरिस्टिक। तो इनके लिए ग्राफ बनता है। ग्राफ किस किस के बीच में बनता है? इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में। तो ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर हमें सेवरल पीक्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो पीक्स देखने को मिलते हैं ये किसके लिए होते हैं? ये होते हैं करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम के लिए। ये जो पीक होते हैं ये किसके लिए होते हैं? करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम या एक्सरे, करेक्टरिस्टिक एक्सरे। और ये जो कंटिन्यूस कर्व हमें देखने को मिलता है ये किसके लिए होता है? कंटिन्यूस एक्सरे। तो यहाँ पर एक तरह से ये सुपर इम्पोजिशन हो रहा है कंटिन्यूस एक्सरे के ऊपर करेक्टरिस्टिक एक्सरे का। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है ना, ये सही है। दूसरा बोला है द करेक्टरिस्टिक एक्सरे फ्रॉम सब्सटेंस ऑफ हायर एटॉमिक नंबर आर ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ देन दोज फ्रॉम लोअर एटॉमिक नंबर। ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। हिंदी में लिखा हुआ है निम्नतर परमाणु क्रमांक की तुलना में उच्चतर परमाणु क्रमांक के पदार्थों के लिए अभिलाक्षणिक एक्सरे किरण की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। तो ऐसा इसमें कुछ है नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर एक्सरे फ्रॉम हायर एटॉमिक नंबर आर मोर पेनेट्रेटिंग, बिल्कुल सही बात है। फिर करेक्टरिस्टिक एक्सरे आर जनरेटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर इनर शेल जम्प्स टू लोअर। तो करेक्टरिस्टिक एक्सरे कब जनरेट होगा? जब हायर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा? लोअर इलेक्ट्रॉन में आएगा, लोअर शेल के अंदर आएगा। तो जो एनर्जी बाहर निकलेगी वो किसके फॉर्म में बाहर निकलती है? करेक्टरिस्टिक एक्सरे के फॉर्म में बाहर निकलती है। तो ये चारों स्टेटमेंट को अगर मैं देखूँ तो इसमें से जो बी स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 इज अचीव्ड इफ सेपरेशन बिटवीन देम इज इक्वल्स टू। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन चाहिए दो थिन लेंसेज का जिनकी फोकल लेंथ है f1 और f2। उनके बीच का सेपरेशन हमें बताना है कितना हो। तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास जो सेपरेशन होना चाहिए उनके बीच का, तो फॉर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बिटवीन टू लेंस उनके बीच का जो सेपरेशन वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए f1 प्लस f2/2। ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रिक्वेंसी 260 हर्ट्ज। ट्यूनिंग फॉर्क को मतलब स्वरित्र द्विभुज बोलते हैं हिंदी में। इज वाइब्रेटिंग विद अ सोनोमीटर वायर एंड 5 बीट्स आर हर्ड। तो नंबर ऑफ बीट्स जो है वो कितनी है? 5 है। और ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी है वो दे रखी है 260 हर्ट्ज। फिर हमें बोला है इफ द टेंशन इन द वायर इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। यदि टेंशन को बढ़ा दिया जाता है तो द बीट फ्रिक्वेंसी इज ऑल्सो इंक्रीज। तो बीट फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाती है। तो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोनोमीटर। तो नंबर ऑफ बीट्स का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है f1 माइनस f2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं f2 माइनस f1। f1 माइनस f2 या f2 माइनस f1। तो n की वैल्यू 5 है और f1 जो है उसकी वैल्यू एक कितनी है? 260। तो f2 हमें निकालना है। तो ये 260 f1 की वैल्यू माइनस f2, और यहाँ पर रखोगे तो ये 5 और ये हो गया f2 निकालना है, यहाँ हो गया 260। तो दो आंसर हमारे पास आएंगे। एक बार आएगा f2 का आंसर कितना आएगा? ये आ जाएगा 255। और एक आंसर हमारे पास आएगा f2 इक्वल्स टू कितना? 265। पर हमें जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज होती हुई दिख रही है। तो इंक्रीज होती हुई दिख रही है तो हमारे पास जो सही आंसर कौन सा आ जाएगा? 265 हर्ट्ज। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? 265 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ कॉइल हैविंग इंडक्टेंस 0.515 हेनरी। तो इंडक्टेंस जो है एल की वैल्यू हमें दी है। एल की वैल्यू कितनी है? 0.15 हेनरी। रेजिस्टेंस हमें दिया है आर की वैल्यू 15 ओम, और वोल्टेज जो है वो है 220 वोल्ट, और फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज लाइन, 50 हर्ट्ज। करंट इन द कॉइल निकालना है। तो करंट कैसे निकालेंगे? आई आर एम एस इजक्वल्स टू वी आर एम एस अपॉन जेड। तो हमें निकालना है जेड। तो जेड किसके बराबर होगा? जेड होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर।
सबसे पहले आपको एक्स एल निकालना होगा। तो एक्स एल जो है वो किसके इक्वल होगा, 2 पाई एफ एल। तो यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो 2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज़, तो यहाँ पर 50 हर्ट्ज़ रखा आपने। एल की वैल्यू कितनी है 0.15, तो ये 0.15 हर्ट्ज़। यहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, एक्सएल की। एक्सएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47.12, ये कैलकुलेट कर लेना भाई, मैंने की हुई है 47.12 ओम। फिर आपको निकालना होता है जेड। तो जेड की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, आर स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो एक्सएल स्क्वायर कितना हो गया 47.12 स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो जेड की वैल्यू आएगी 49.44 ओम। जेड की वैल्यू कितनी आएगी 49.44 ओम। तो यहाँ से आई आर एम एस किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा वी आर एम एस अपॉन जेड। तो वी आर एम एस की वैल्यू 220 और जेड की वैल्यू कितनी हो गई 49.44। तो हमारे पास सही आंसर आ गया कितना 4.45 एम्पियर। सही आंसर आ गया 4.45 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। A cube of aluminum of side 10 cm is subjected to shearing force 100 न्यूटन। shearing force की वैल्यू दी हुई है 100 न्यूटन और क्यूब है 10 सेंटीमीटर साइड का। तो यहाँ से shear स्ट्रेस की वैल्यू निकाल लो। तो shear स्ट्रेस वो इक्वल होता है टाउ के, और वो किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना हो गया है 100 और क्यूब का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। तो 10 सेंटीमीटर का मीटर में चेंज करो और उसके बाद स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से तुम्हारे पास शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम टाउ से लिख रहे हैं, टाउ। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10,000। किसकी वैल्यू हो गई, ये शेयर स्ट्रेस की वैल्यू हो गई। उसके बाद द टॉप सरफेस ऑफ द क्यूब इज डिस्प्लेस्ड बाय 0.01 सेंटीमीटर विद रेस्पेक्ट टू द बॉटम। तो यहाँ से शेयर स्ट्रेन निकल जाएगी, शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेन क्या होगा, वो होगा डेल्टा एक्स अपॉन एल। तो डेल्टा एक्स कितना है 0.01, तो ये आ जाएगा 0.01 इंटू 10⁻⁻², मैंने मीटर में चेंज कर दिया। और जो साइड दिए हमें वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 इंटू 10⁻⁻², ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 1/1000। ये किसकी वैल्यू आ गई, शेयर स्ट्रेन की वैल्यू आ गई। द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है ईटा, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है शेयर स्ट्रेस अपॉन वो किसके इक्वल होता है, शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू हो गई 1/10,000 और शेयर स्ट्रेन हो गया 1/1000। तो ये ओवरऑल चेक करोगे तो 10⁻7 आ जाएगा, 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इफ आर नॉट इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम, द रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट इज गिवन बाय। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बोहर एटॉमिक रेडियस वाला। तो आर प्रोपोर्शनल होता है n² अपॉन जेड। तो यहाँ से R4/R1 करोगे तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये हो जाएगा n4/n1 और उसकी पावर 4। तो ये बनेगा R4/R1। n4 का मतलब है कि n की वैल्यू आप 4 डाल दो। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर करो यहाँ पर, ये 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो R4 ये हो गया 16R1, 16R1। तो पहले की वैल्यू R0 है, तो R4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16R0, 16R0। आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है स्ट्रैंड वायर के लिए, सीधा सा याद रख लेना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डेरिवेशन से आता है, वो करने का कोई सेंस है नहीं। 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो सही आंसर कौन सा आ गया, सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 2 लेंसेज हैव डिस्पर्सिव पावर रेशो 2:3, ω1/ω2 का जो रेशो है वो दिया हुआ है 2/3। द ग्लासेज आर यूज टू मेक एक्रोमेटिक लेंस ऑफ फोकल लेंथ। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको यूज करना है F1/W1 प्लस F2/W2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से F1/F2 इक्वल्स टू हो गया -W1/W2, यानी कि ये हो गया 2/3 माइनस का। द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंस, तो दोनों लेंस की फोकल लेंथ बतानी है। तो यहाँ से 1/F2
इक्वल हो गया -2/3 और इंटू 1/f1, ये हो गया। अब कंबाइंड या कॉम्बिनेशन जो होता है फोकल लेंथ का वो होता है 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये फॉर्मूला होता है। तो कंबाइंड फोकल लेंथ जो है वो है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 1/20। 1/f1 एज इट इज़ लिख दिया। 1/f2 की वैल्यू क्या लिखोगे, -2/3 और 1/f1। तो 1/20 यहाँ से एलसीएम ले लिया आपने 3f1, तो ये हो गया 3 - 2, तो ये हो गया 1/3f1 इक्वल्स टू 1/20। तो यहाँ से f1 की वैल्यू आ गई 20/3, 20/3 जो कि कितना हो जाएगा 6.67 सेंटीमीटर, और ये आया पॉजिटिव। तो क्योंकि दोनों आपस में अपोजिट हैं तो F2 आएगा नेगेटिव, तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10 सेंटीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ कैपेसिटर विद एयर बिटवीन इट्स प्लेट हैज़ कैपेसिटेंस ऑफ 8 μF। तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है C1 पहली कंडीशन में वो है 8 μF। ठीक है, 8 μF। इफ कैपेसिटेंस ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, तो जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड, डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड, जब डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो कैपेसिटेंस जो है वो k टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। कैपेसिटेंस जो है वो k टाइम इंक्रीज हो जाती है, याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ये। k का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से C2 की वैल्यू, k की वैल्यू कितनी है 6 है, तो ये हो गया 6 × 8 कितना हो गया 48। तो आंसर क्या आ जाएगा 48, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये सीधा सीधा याद करने वाला क्वेश्चन है। वंडरवॉल गैस के लिए जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है टी की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 2A/RB। इन्वर्जन टेम्परेचर का मतलब जहाँ से जो कूलिंग इफेक्ट है जो हीटिंग इफेक्ट में चेंज हो जाता है, या हीटिंग इफेक्ट कूलिंग इफेक्ट में चेंज होता है, उसको हम इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा 2A/RB, जो कि आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द वेवलेंथ ऑफ K अल्फा एक्सरे लाइन ऑफ एन एलिमेंट element of atomic number Z is equals to 11 is lambda. The wavelength of K alpha X ray line of another element of atomic number Z। तो यहाँ पर मोजलेज लॉ का यूज करना है ना, मोजलेज लॉ। तो मोजले लॉ क्या है, न्यू प्रोपोर्शनल टू Z -1 कांस्टेंट है ये, है ना, का स्क्वायर, बी लिखा होता है ये, उसका स्क्वायर है। तो यहाँ पर वेवलेंथ हमें निकालनी है, तो ये स्क्वायर नहीं, इसको हटाओ, और इसको अगर आप ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो ये प्रोपोर्शनल Z -1 स्क्वायर हो जाएगा। वेवलेंथ के फॉर्म में लिखना है तो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो यहाँ से आप लिख लोगे 1/λ प्रोपोर्शनल टू Z -1 स्क्वायर। तो पहले केस में λ1 आपको लैम्बडा गिवन है, और जब Z की वैल्यू 11 है। दूसरे केस में जब ये 4λ हुआ तो Z की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यूज डालनी है, आंसर निकालना है। तो मैंने लिखा λ1/λ2, यहाँ से हो जाएगा Z2 -1, और यहाँ हो जाएगा Z1 -1 इसका स्क्वायर। तो ये λ/4λ, Z2 आपको निकालना है और Z1 आपको गिवन है 11 - 1 हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से इसका जब रूट करोगे तो ये बनेगा 1/2, स्क्वायर रूट करोगे तो ये बनेगा Z2 -1, और ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से Z2 -1, ये 2 5 × 10, तो ये 5 यहाँ क्रॉस में आ गया, तो Z2 और 5 + 1 कितना हो गया 6 हो गया। तो सही आंसर कितना हो जाएगा 6। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द रेशो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो फॉर्मूला है उसको आप ऐसे लिखते हो 2kT/m, या फिर 2RT/M। ये जो कैपिटल M है ये होता है मॉलिक्यूलर वेट, और ये वाला M होता है, ये होता है मास ऑफ द गैस, कैसे भी लिख लो। और एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है उसको आप लिखते हो कैसे, उसको आप लिखते हो 8kT/m, और या फिर 8RT/M। तो आपको रेशो पूछा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड का, तो VMP/V एवरेज। तो ये रेशो निकालो, तो ये रेशो हो जाएगा 2kT/m, और ये हो गया √8kT/m। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करो तो ये 2kT से kT कैंसिल, m से m कैंसिल, तो ये हो जाएगा π/4।
तो ये हो जाएगा अंडर रूट पाई अपॉन 4, और 4 रूट के बाहर आएगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट पाई अपॉन 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज यूज्ड एज अ पोलराइजर। पोलराइजर है मतलब कि जो रिफ्रैक्टिव लाइट है और रिफ्लेक्टेड लाइट है उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 1.5। म्यू की वैल्यू 1.5। पोलराइजिंग एंगल निकालना है तो ब्रूस्टर लॉ यूज करना है। ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ यूज करोगे तो म्यू इक्वल्स टू होता है 10 IP, और IP की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10 इनवर्स म्यू। तो 10 इनवर्स म्यू आपको लगाना है। म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.5 है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 56.3 डिग्री, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हेन द प्लेट वोल्टेज अप्लाइड टू आ डायोड वोल्टेज वॉल्व इज चेंज, वॉल्व नहीं है वोल्टेज है, डायोड वोल्टेज, वोल्टेज है वोल्टेज। डायोड वोल्टेज इज चेंज फ्रॉम 48 वोल्ट टू 50 वोल्ट। तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 वोल्ट आ गई। क्यों? क्योंकि 50 माइनस 48 करोगे तो 2 वोल्ट आ गया। करंट का जो चेंज आ रहा है डेल्टा आई, वो कितना आ गया? 60 मिली एम्पेयर टू 70, यानी कि 10 मिली एम्पेयर आ गया चेंज इन करंट। डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना है। डायनेमिक रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? वोल्टेज अपॉन करंट, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। तो चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। चेंज इन वोल्टेज कितना हो गया? 2 वोल्ट, और चेंज इन करंट कितना हो गया? 10 मिली एम्पियर आ रहा है। तो ये हो गया 1/5 मिली एम्पियर, है ना। ये हो गया 1/5, और ये किस में? मिली में है। तो मिली में है तो इसको आप 10³ लिखोगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 5। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 200। तो ये आ जाएगा 200 ओम, जो कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विस्कोसिटी ऑफ गैस इज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ। तो विस्कोसिटी जो है वो किसके ट्रांसपोर्टेशन की इस वजह से होती है? मोमेंटम। मास के ट्रांसपोर्टेशन से आता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। हीट और एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन से क्या आता है? कंडक्टिविटी। और विस्कोसिटी आएगी मोमेंटम के ट्रांसपोर्टेशन से। तो यहां से क्या आएगी? विस्कोसिटी आएगी। विस्कोसिटी। तो सही आंसर क्या आ गया? ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 8 एम्पियर टू 2 एम्पियर in 3 into 10 power minus 3 second, the EMF induced in the coil is 2 volt. EMF का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -LdI/dt। EMF की वैल्यू कितनी है? 2 वोल्ट है। सेल्फ इंडक्टेंस आपको निकालना है, माइनस में यहाँ पे ले लिया। चेंज इन करंट कितना हो रहा है? 8 to 2 हो रहा है, तो 2 - 8 लिख दिया मैंने। और टाइम कितना है? टाइम है 3 into 10 power -3। तो ये हो गया 2, ये -6 आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +6L अपॉन ये हो गया 3 into 10 power -3। तो 3 2 ज़ा 6, 2 से 2 कैंसिल, तो L की वैल्यू हो गई 10 power 3। 10 power 3 हेनरी। 10 power 3 हेनरी का मतलब हो गया कि 1 मिली हेनरी। आंसर क्या आ जाएगा? 1 मिली हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स एवरेज एनर्जी, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्वांटम थ्योरी का। तो क्वांटम थ्योरी के जो प्लांक एवरेज एनर्जी की वैल्यू निकालता है वो निकालता है hν अपॉन एक्सपोनेंशियल पावर -hν अपॉन kT -1। डी ऑप्शन निकालता है, डी। और ये kT आता है, ये आता अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, ये आता अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय 2 चार्जेस ऑफ 5 μc एंड -5 μc एट 8 mm डिस्टेंस पर। तो सबसे पहले डाइपोल की वैल्यू ही निकालो। तो QD चार्ज हो गया 5 μc, 5 का मतलब हो गया, म्यू का मतलब हो गया 10 power -6, 5 into 10 power -6, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है 8 mm, तो 8 into 10 power -3, तो 40। ये हो गया 40 into 10 power -9, तो इसको आप लिख दोगे 4 into 10 power -8 मीटर। 4 into 10 power -8 मीटर। क्वेश्चन में बोला है द्विध्रुव यानी कि डाइपोल के केंद्र से उसकी अक्ष पर 25 सेंटीमीटर। तो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। तो वो लिखा जाता है 2kp/r3।
2 kPa/r³। तो एक बार r की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर और एक बार r की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। उन दोनों का रेशो निकालना है उन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार हम निकाल लेते हैं 25 पर, तो ये आएगा 2 × 9 × 10⁻9। ये हो गया 40 है, 4 है, 4 × 10⁻⁻8/r³। तो वो सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.25 और ये हो गया क्यूब। तो E25 ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 9 दूनी 18 × 4, ये हो जाएगा 10/0.25 क्यूब। तो आंसर आएगा 4.6 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। इसी तरह से आप निकाल लोगे 20 का, तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, 18 × 4 × 10 और ये हो जाएगा 0.20 क्यूब। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4.5 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। चेक करो कौन सा आंसर है। तो एक आएगा 4.6 और एक आएगा 4.45, तो ऑप्शन बी। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। Compute the magnetic induction in air at a point 10 cm from a long straight wire carrying a current of 20 एम्पियर। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है B = μ0I/2πd, सीधा फॉर्मूला होता है μ0I/2πd लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से। तो μ0 की जो वैल्यू होती है वो होती है μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁻7। μ0 की वैल्यू होती है, μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻7। आई की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 20 एम्पियर। तो आई की वैल्यू को मैंने लिख दिया 20 एम्पियर, 2π एज इट इज, और डी की जो वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 × 10⁻⁻2। सॉल्व करो यहाँ से, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमारे पास बना B = ये हो गया 4 × 10⁻, ये हो जाएगा -5 टेस्ला। तो सही आंसर आ गया हमारे पास 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ लिसाजू फिगर्स डिपेंड्स ऑन। तो लिसाजू फिगर की जो शेप है वो किस किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है जो वेव्स है उनके एम्पलीट्यूड पर जो सुपर इम्पोज कर रही है। दोनों जो वेव्स है उनकी फ्रिक्वेंसी के ऊपर, फ्रिक्वेंसी सेम है या अलग अलग है, और उनके बीच के फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि हमें जो तीनों ऑप्शन लिखे हैं वो तीनों ही सही हैं, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर हमें गिवन है μ0 μe, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे जो है उसकी हमें RI दी हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की और ऑर्डिनरी रे की। उसके बाद लैम्बडा की वैल्यू में गिवन है, लैम्बडा की वैल्यू वेवलेंथ की वैल्यू। क्वार्टर वेव प्लेट के लिए उसकी थिकनेस निकालनी है। तो फॉर क्वार्टर वेव प्लेट, फॉर क्वार्टर वेव प्लेट इसकी थिकनेस का जो फॉर्मूला होता है T = λ/4 μe - μ0। तो T = लैम्बडा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 6500 आर्मस्ट्रॉन्ग अपॉन 4 μe की वैल्यू हो गई 1.558 माइनस 1.554544। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे इसको तो आंसर जो तुम्हारे पास आएगा वो आएगा 11.6। तो T की वैल्यू आ जाएगी 11.6 μm। अभी कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी, कैलकुलेशन करो, आंसर निकालो, 11.6 μm आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट जो है JD, अगर मैं डेंसिटी लिखूं करंट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, तो वो लिखी होती है DD/dt, जहां पर DD जो है ये होता है इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट। तो कुल मिलाकर जो D है, D को हम लिखते हैं एप्सिलॉन E। भाई जो D है इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन E या फिर एप्सिलॉन नॉट E0। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन डेल E/डेल T। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज ऑफ करंट हो रहा है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, यानी कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। करंट जो है वो किसके बराबर होगी, ID/A, ये होता है JD। तो यहाँ से अगर आपको ID लिखना है तो ID क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा JD को आप A से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो फॉर्मूला है इसको A से भी मल्टीप्लाई कर दो, है ना।
तो इस फॉर्मूला को ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा ए एप्सिलॉन डी ई अपॉन डी टी। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट बन गई है जो कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अ ब्लॉक ऑफ स्टील हीटेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज लेफ्ट इन अ रूम टू कूल, विच ऑफ द कर्व शोन इन द फिगर? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कूलिंग लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, डी थीटा अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के डिफरेंस के। कूलिंग जो होती है, रेट ऑफ कूलिंग है ना, ये क्या है, ये है रेट ऑफ कूलिंग। ये क्या लिखा है, रेट ऑफ कूलिंग। तो इस कर्व को कौन सही बता रहा है, यही है ये कर्व ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द स्ट्रीम फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड इज डिस्क्राइब्ड बाय। स्ट्रीम लाइन फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है। तो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल जो हम लिखते हैं, पी स्क्वायर अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये कहाँ लिखा जाता है, ये लिखा जाता है बर्नौलीज प्रिंसिपल में, जिसका आंसर आ जाएगा डी। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज 0.2 mm, 0.12 mm। तो डी की, स्मॉल डी की वैल्यू है 0.12 mm। फिर उसके बाद बोला है द वेवलेंथ ऑफ द लाइट लैम्बडा की जो वैल्यू है वो है 5893 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको mm में आंसर चाहिए तो mm में ले लो इसको भी। तो ये हो जाएगा 5893 इंटू 10 पावर -10 मीटर में होगा, मीटर को mm में बदलना है तो मल्टीप्लाई करो 10 पावर 3 से। तो ये आ जाएगा 5893 इंटू 10 पावर -7 mm। इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन 1 मीटर अवे। कैपिटल डी की वैल्यू है 1 मीटर, यानी कि ये हो गया 1000 mm। आपको सेपरेशन बिटवीन ब्राइट फ्रिंजेस निकालना है, यानी कि फ्रिंज विड्थ पूछा है आपको। तो फ्रिंज विड्थ होता है लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। तो लैम्बडा डी 5893 इंटू 10 पावर -7। कैपिटल डी की वैल्यू हो गई 1000 और स्मॉल डी जो है उसकी वैल्यू हो गई 0.12 mm। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4.91 mm। 4.91 mm ऑप्शन आ जाएगा सी। तो राइट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट फर्दर 25 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम कल। एंड आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, आपको ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।